लाइक अपन ने किया पीपीवी दिया, ठीक है, और फिर लाइक अगर इम्प्रूव हो रहा है तो हार्ट रेट मोर देन 100 है, अगर फिर भी हार्ट रेट लेस देन 100 है, इसका मतलब अपन को एमआर सोपा करना है, ठीक है, वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स। और अगर फिर भी हार्ट रेट लेस देन 60 तो वो चेस्ट कंप्रेशन 2 थंब टेक्निक एट लोअर 1/3। और फिर ये भी नहीं हो रहा है ना, मतलब वही अपन ने पहले पीपीवी में ये दिया था अपन ने, ठीक है, नॉन इन्वेजिव मेथड, अब अपन को इन्वेजिव देना है, ठीक है, ईटी ट्यूब देना है और 100% O2 के साथ साथ चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन करना है। फिर भी अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है, सॉरी लेस देन 60 है, तो फिर एड्रेनालिन देना है 1:10,000 0.2 ml पर kg, ठीक है, अम्बिलिकल वेन में डालना है अपने को। और वही अगर MSL है, MSL वाला बेबी है, तो पहले पीपीवी और बाद में अगर और हाँ, पहले अपन ये देते थे, पहले अपन नॉन विगरस बेबी जो था जिसमें वीक क्राई था, ठीक है ना, विगर नहीं था, उसके अंदर ट्रैकियल सक्शनिंग करते थे, अब नहीं करते हैं, अब नॉट रिकमेंडेड है। पहले ऐसा करते थे कि वो ट्रैकियल सक्शन करते थे ट्रैकिया में जो भी सिक्रेशन उसको हटाने के लिए, लेकिन अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो एपगार की बात कर रहे हैं तो वो इसमें लो स्कोर क्यों आ रहा है, क्योंकि बर्थ एस्फिक्सिया है। बर्थ एस्फिक्सिया क्यों, मतलब वही हाइपोक्सिया है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, ठीक है। तो बर्थ एस्फिक्सिया जो है, बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन कम है, उसका फीचर्स क्या है, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है कि एक तो एपगार 0 to 3 होना चाहिए फॉर मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अब जैसे कि ऑक्सीजन नहीं है तो एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 7 ड्यू टू द लैक्टिक एसिडोसिस। और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, मल्टी ऑर्गन डैमेज, ये सब बर्थ एस्फिक्सिया के फीचर्स या क्राइटेरिया कि अपन ये सब हो रहा है तो बोल सकते हैं, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल डैमेज में HIE आएगा। तो बर्थ एस्फिक्सिया का क्राइटेरिया जो फीचर मतलब सब कुछ में यही है कि भाई हाइपोक्सिया जो हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई परफ्यूजन कम जा रहा है बॉडी को, इट इज़ अफेक्टिंग द बेबी, ठीक है, तभी वो हाइपोक्सिया ब्रेन ऑक्सीजन कम है तो एपगार कम होगा, ठीक है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड pH 7 से कम, न्यूरोलॉजिकल और मल्टी ऑर्गन डैमेज। तो जो सारनाट एंड सारनाट स्टेजिंग वो सिंपल है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर आ गया। 4 क्राइटेरिया है कि एक तो लास्ट 2 में ऑटोनॉमिक और मोटर फंक्शन और कॉन्शियसनेस और ब्रेन स्टेम, और माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है। माइल्ड और सीवियर पे तो पता ही है कि भाई कॉन्शियसनेस नॉर्मल है तो माइल्ड है, ठीक है, लेथार्जिक मॉडरेट कॉमाट उसको एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, स्टेज 3 सीवियर आ गया उस पर। और ब्रेन स्टेम में रिफ्लेक्स नॉर्मल आएगा माइल्ड में, मॉडरेट में कुछ नहीं है, सीवियर में एब्सेंट या नो एक्टिविटी। अब वही ऑटोनॉमिक फंक्शंस, पहले माइल्ड सिंपैथेटिक तो हार्ट रेट बढ़ा, बाद में हार्ट रेट कम हुआ, बाद में AN सिस्टम लॉस्ट तो कुछ भी वेरिएबल हार्ट रेट आएगा, ठीक है। और जो मोटर फंक्शंस है वही नॉर्मल है पहले, फिर हाइपोटोनिक, फिर टोन एकदम ही कम है या तो एब्सेंट टोन है, एब्सेंट टोन है इन सीवियर। तो एपगार हो गया, ठीक है। फिर जो HI का सारनाट एंड सारनाट स्टेजिंग है वो भी हो गया, ठीक है। कॉन्शियसनेस देखना है, ब्रेन स्टेम, ऑटोनॉमिक फंक्शंस और मोटर फंक्शंस। तो ट्रीटमेंट में अपन इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया देंगे टर्शरी केयर, मतलब बड़े वाले सेटिंग्स में, ठीक है, अगर ब्रेन हाइपोक्सिया हुआ है तो उससे क्या होगा कि ब्रेन एकदम इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, मतलब एकदम उसका मेटाबॉलिक वो कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर 32 to 34 हो जाएगा, वही मॉडरेट टू सीवियर HIE में ही होगा। फिर जो न्यूनेटल सीजर्स है उसका मोस्ट कॉमन कॉज HIE है, क्वेश्चन है, और सबटल सीजर्स होंगे, ठीक है, सटल सीजर्स, ये भी मोस्ट कॉमन टाइप है, लाइक सपोज सिर्फ टंग रोलिंग या टीथ ग्राइंडिंग या ऐसा कुछ तो है, मतलब, ठीक है, तो वो मिनिमल क्लिनिकल फीचर्स है। वो इनिशियली अपन फिनोबार्बिटॉन, बाद में B6 देंगे, क्योंकि B6 रिफ्रैक्टरी सीजर्स में देंगे। ये क्या करेगा, गाबा का वो बढ़ा देगा, तो ये कन्वर्जन जब हो रहे होते हैं तो वही एक्टिव अपने जो है अपोजिट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वही काम कर रहे होते हैं, एसिटाइलकोलिन एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है, एक्टिवेटरी और स्टिमुलेटरी वॉट एवर। तो यहाँ पे जो गाबा है इनहिबिटरी है उसका लेवल बहुत बढ़ा देगा, तो वो इनहिबिट करेगा वो सीजर्स को, ठीक है। तो विटामिन B6 देंगे तो इट वुड रिड्यूस द सीजर्स इन रिफ्रैक्टरी केसेस। जो NEC है, NEC का मतलब बेसिक वही कि भाई बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो गया है, क्यों हो रहा है, क्यों वही इमेच्योरिटी है, तो बैक्टीरिया तो फाइट ऑफ नहीं कर पा रहा है, जो भी टॉप फीड दे रहा है जिसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस है, लाइक काऊ मिल्क है या फार्मूला मिल्क है, इसके लिए एक बेल्स स्टेजिंग आता है, ठीक है, स्टेज 1 2 3 वही। तो पूरा लास्ट तक लेके लाइक सब में AB है, ठीक है, 1A 1B सब में, ठीक है। तो वो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन 3 है, डेफिनेट NEC स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 2 लेके स्टेज 3, स्टेज 1 से लेके स्टेज 3A तक मेडिकल मैनेजमेंट है, सिर्फ लास्ट 3B में लेप्रोटॉमी करेंगे अपन, ठीक है, जहाँ पे न्यूमोपेरिटोनियम हो गया, लाइक पूरा इंटेस्टाइन फट के उसमें एयर आ गया, ठीक है, पेरिटोनियम के बाहर पूरा एयर आ गया, ठीक है, न्यूमोपेरिटोनियम, तो वही लेप्रोटॉमी। बाकी पेरिटोनाइटिस है तो वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पूरा पेरिटोनियल कैविटी में फंस गया है। फिर 1A 1B 2A 2B, ठीक है, न्यूमोटोसिस इंटेस्टाइनल स्पोर्टालिस और NPO TPN, और वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, नीलपर ओरल देना या तो फिर TPN देना है। फिर वो RDS HMD पे आता है, वो लेस देन 34 ईयर में होगा। सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि वही प्रीटर्म है सर, सर्फेक्टेंट को मैच्योरिटी होने में टाइम लगता है, तो वही कि एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा, तो वही लंग कंप्लायंस कम हो गया, ठीक है।
और ये बेल्ट स्टेजिंग स्टेज 1 में याद रखना कि नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग हो रहा है, जो जनरल साइंस है नॉन स्पेसिफिक, तो 1A है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक साइंस प्लस अगर ब्लड स्टूल्स में तो फिर अपना ये 1B है। फिर जो एक्सरे है RDS का, ठीक है, उसके अंदर एक एयर ब्रोंकोग्राम साइन दिखेगा, मतलब कि एक ऐसा ब्लैकिश मटेरियल है विद इन द पूरा फुल वाइट आउट लंग, ठीक है, तो वो क्या होगा कि इट इज़ द एयर गोइंग थ्रू ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। फिर जो पूरा वाइट आउट लंग है, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, ग्राउंड ग्लास मतलब पूरा ग्लास मतलब ऐसा ट्रांसलूसेंट जैसा, मतलब कि इट शोज दैट देर इज़ नो एयर इन द लंग्स। फिर जो अपना ये सिल्वरमैन स्कोरिंग है, ठीक है, तो यही कि 5 पैरामीटर है, पहले जो जो सेकंड थर्ड फोर्थ है वो सेम कर सकते हैं स्कोर, मतलब निल माइल्ड सीवियर है, ठीक है, कि उसमें 3 चीज़ें आती है, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, जीफॉइड रिट्रैक्शन और नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है। तो सिल्वरमैन स्कोरिंग में टोटल 3 रिट्रैक्शन है, ठीक है, पर एक रिट्रैक्शन अलग है, लाइक अपर चेस्ट रिट्रैक्शन अलग पैरामीटर है, ठीक है, जिसके अंदर आएगा सिग्नोराइज्ड लैगिंग सी सॉ, मतलब कि ये अपर चेस्ट रिट्रैक्शन अगर एब्डोमेन मूवमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अगर सिंक्रोनाइज्ड है एब्डोमेन मूवमेंट्स के साथ तो 0, ठीक है, लैगिंग तो 1, सीसॉ तो 2। फिर जो लोअर चेस्ट और सीफर्ड नेजल फ्लेयरिंग सेम, निल माइल्ड सीवियर, और एक लास्ट का ग्रंटिंग आता है, ठीक है, तो एब्सेंट या स्टेथोस्कोप के साथ हर्ड तो 1, हर्ड विदाउट स्टेथोस्कोप इज 2, ठीक है, लेस देन 3 माइल्ड, 4 to 6 मॉडरेट, मोर देन 7 सीवियर या इक्वल टू 7 इज सीवियर। अब जो लैगिंग वाला मूवमेंट है इसका मतलब क्या है कि चेस्ट वुड बी लैगिंग बिहाइंड दी एब्डोमन रिट्रैक्शन, क्योंकि ये इतना चेस्ट रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो लैग करेगा ये, ठीक है, कंपेयर टू द एब्डोमन। अब क्या होगा ना, चेस्ट वुड गो इनवर्ड्स पूरा, ठीक है, ड्यू टू लॉट ऑफ रिट्रैक्शंस, तो वो सीसॉ अपीयरेंस होगा। तो सीसॉ रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि भाई चेस्ट डाउन होगा, चेस्ट वुड बी डाउन, एब्डोमन वुड बी अप, ठीक है। ये सब जो भी ये प्रैक्टिकल्स में देख लेना कि होता कैसा है रिट्रैक्शन से जीफॉइड, ये वो सब डिटेल में बाद में देख लेना प्रैक्टिकल क्लासेस में। अब इसमें जो है डाउनी स्कोरिंग, इसमें सिर्फ अपने को कंपोनेंट्स याद रखने, क्वेश्चन है कि ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट है तो सपोज बढ़ जाएगा, RDS में रिट्रैक्शंस प्रेजेंट होगा, ठीक है, एयर एंट्री कॉम्प्रोमाइज होगी, फिर साइनोसिस हो जाएगा बच्चे को, ग्रंटिंग, ठीक है, तो RR तो 3 RR रिट्रैक्शंस, एयर एंट्री, साइनोसिस, ग्रंटिंग। ये जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है प्रीटर्म के लिए, ठीक है, RDS के अंदर, तो वही है कि एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी होगी, ठीक है, तो 2 कैटेगरी, तो लेस देन 28 वीक्स या 28 या मोर देन 28। जो लेस देन 28 वीक्स है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर RDS है ही, लेकिन उसके अंदर क्या है कि क्या 2 कैटेगरी है, या तो मतलब 2 चीज़ हो सकती है, या तो उसको बर्थ पे इंट्यूबेट किया था, ठीक है, इंट्यूबेटेड एट बर्थ, ठीक है, या फिर मदर की कोई हिस्ट्री नहीं थी कि उसने एंटीनेटल स्टीरॉइड्स लिया हो, या फिर इनकम्प्लीट एंटीनेटल स्टीरॉइड्स लिया है उसने, ठीक है, नो और इनकम्प्लीट एंटीनेटल स्टीरॉइड्स। तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई बच्चे को RDS का सिम्टम ना दिखे उसके पहले ही अपन प्रोफाइलेक्टिकली सर्फेक्टेंट दे देंगे आफ्टर स्टेबिलाइजिंग द बेबी, ठीक है, लाइक इंट्यूबेशन हो जो भी है, पर प्रोफाइलेक्टिकली सर्फेक्टेंट देना है, ठीक है। और जो मोर देन 28 वीक्स है या इक्वल टू, उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ठीक है, सिल्वरमैन स्कोर करेंगे अपन, ठीक है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्कोर है अगर, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट इज़ 4 to 6, तो ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एट बर्थ है सिल्वरमैन स्कोरिंग किया अपन ने, ठीक है, फिर वही अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो अपन CPAP देंगे, और अगर सीवियर है तो वही मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। अब सपोज कि CPAP या मैकेनिकल वेंटिलेशन दोनों दिया, फिर भी जो बच्चे को जो FiO2 चाहिए, द रिक्वायर्ड FiO2 उनको फिर भी अगर 30% से ज़्यादा चाहिए FiO2 डिस्पाइट गिविंग CPAP और मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो फिर उनको अपन सर्फेक्टेंट देंगे, ठीक है, सर्फेक्टेंट थेरेपी, अर्ली सर्फेक्टेंट देंगे, विच मीन्स दैट विद इन 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर जो दे रहे हैं उसको बोलेंगे लेट सर्फेक्टेंट, ठीक है। और ये जो विद इन 2 आवर्स दे रहे हैं दैट वुड बी द एंडोट्रेकियल ट्यूब वाला रूट, ठीक है, बाय द टेक्निक कॉल्ड इंश्योर टेक्निक, ठीक है, इंट्यूबेट करेंगे, सर्फेक्टेंट दिया, एक्सट्यूबेट कर दिया। जो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, ठीक है, CDH, उसके अंदर क्या है कि जो इंटेस्टाइन लूप्स है वो ऊपर चलेगा, तो जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एयर शेडो दिखती है वो अपने को लंग्स में दिखेगी, ठीक है, ऊपर, ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट न्यूमोटोसिस इंटेस्टाइनालिस, उसके अंदर एयर होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उसका जैसे क्या होगा कि लंग्स को पुश हो जाएगा तो हाइपोप्लेसिया ऑफ लंग्स होगा, ठीक है, लंग नहीं हो रहा अपना, ठीक है, सही से बन नहीं रहा, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, हार्ट साउंड्स दिख रहे हैं राइट हेमिथोरेक्स में, और स्कैफोइड एब्डोमेन है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल एयर बबल्स अपने को थोरेक्स में दिख रही हैं, ठीक है, हार्ट साउंड भी राइट साइड चला गया। हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द थोरेसिक कैविटी है अपना CDH। अब CDH का जो मार्कर है सीवियरिटी है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस है तो इट वुड बी द लंग टू हेड रेशियो लेस देन 1, ठीक है, और लीवर थोरेसिक कैविटी में, ये अपन USG से पता चलता है अपने को। तो ये भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पे आते हैं, एक तो क्रेमर्स रूल हो गया, ठीक है, तो वही पाम सोल्स पे लास्ट ईयर है, वहाँ तक अगर पहुँच गया मतलब कि 13 to 15 है तो फिर बहुत ज़्यादा ही जॉन्डिस है, ठीक है, रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा है। और वही है कि हमेशा फिजियोलॉजिकल मोर देन ये होगा पैथोलॉजिकल। अब जो फिजियोलॉजिकल है तो वही देख, तो ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, एक ब्रेस्ट मिल्क हो गया, दोनों के अंदर वही कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में प्रेग्नेंट डायोल होगा, ठीक है, जो कंजुगेशन को इनिबिट कर देगा, तो वो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाएगा, ठीक है।
ये ट्रांजिएंट कंडीशन है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस वही है कि इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो रहा है। तो जो पैथोलॉजिकल कंडीशन उसके 4 क्राइटेरिया है, चारों के चार प्रेजेंट होने, चार में से कोई भी एक होगा तो भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर चारों नहीं है तो ही अपन फिजियोलॉजिकल बोलेंगे। हमेशा लेस देन 24 आवर्स होगा तो पैथोलॉजिकल ही होगा, ठीक है। ड्यूरेशन मोर देन 3 वीक्स पाम सोल्स इन्वॉल्व है तो वही चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्रेन डैमेज के। और वही कि डार्क येलो यूरिन एंड क्ले स्टूल्स कंपेयर टू द नॉर्मल स्टूल में ये होता है अपना डार्क येलो स्टूल होता है, पेल यूरिन होता है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई कंजुगेटेड ज़्यादा है लेवल ऑफ, ठीक है। अब ये क्या है कि जब भी अपने को ये दिख रहा है पैथोलॉजिकल के अंदर अपन सोचते हैं कि भाई अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा है, कॉन्जुगेटेड होगा, या यही सोचते हैं अपन जो भी है। तो वही जो फिजियोलॉजिकल उसके अंदर शायद अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो भी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जो जब ये है डार्क येलो यूरिन और क्ले स्टूल्स है, ठीक है, तो वही कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा है, ठीक है, कंजुगेटेड है ना। मतलब कि वही कि कंजुगेट हो गया तो वाटर सॉल्युबल है, इजीली निकल जाएगा बॉडी में, पर क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब वही ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन दोनों, एक अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड का। तो वही कॉन्जुगेटेड तो वही ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है EHB है, ठीक है, बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एट्रेजिया है, ठीक है, तो आगे नहीं जा रहा हो, एट्रेजिया हो गया, ठीक है ना। फिर वही ट्रीटमेंट इसका हेपेटिको जेजुनोस्टॉमी है, ठीक है, मतलब लीवर को जेजुनम से जोड़ दिया तो वही बाईपास कर दिया अपन ने जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट था, ठीक है, तो फॉलोड बाय लीवर ट्रांसप्लांटेशन। और जो अनकॉन्जुगेटेड है, ठीक है, कॉमन देन कंजुगेशन होता है ये, तो वही फोटोथेरेपी है, ठीक है, ल्यूमिरुबिन बनेगा तो वही स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, तो ल्यूमिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल तो चला जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। याद रखना है फोटोथेरेपी हमेशा कॉन्जुगेटेड के लिए ही देंगे, अनकॉन्जुगेटेड में बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। और एक एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अब इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले इसके इंडिकेशंस क्या क्या थे, तो वही TSB अगर ज़्यादा है देन द एज स्पेसिफिक कट ऑफ, लाइक वो कट ऑफ कैसे बाय वी हैव डिसाइडेड इट बाय डूइंग नॉर्मोग्राम्स, ओके, नोमोग्राम, तो TSB टोटल सीरम बिलीरुबिन। फिर वही बिलीरुबिन एनकैफ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि वही कि बिलीरुबिन कितना भी 1 2 3 कोई भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मोर देन 5 या वॉट एवर, बट एनकैफ वो बिलीरुबिन का ब्रेन पे इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। RH आइसो इम्यूनाइजेशन, उसमें भी जो कॉर्ड ब्लड निकालेंगे अपन तो उसमें बिलीरुबिन मोर देन 5 या HB लेस देन 10, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मोर देन 5 है, लेकिन अगर बिलीरुबिन एनकैफ है तो कुछ भी बिलीरुबिन का लेवल चलेगा। फिर आता है कर्निक या बाइंड बोलेंगे BIND, ठीक है, AKA बिलियरी एनकेफेलोपैथी, ठीक है। तो ये डैमेज हो रहा है ब्रेन पे, अब या तो एक्यूट हो रहा है नियोनेट में, ठीक है, लाइक सपोज हाइपोटोनिया हो रहा है, जैसे ही हाइपोटोनिया होगा तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी ओपिस्थोटोनस की, ठीक है, आर्चिंग ऑफ द बैक की। फिर होगा सीजर्स, लेथार्जी और डिक्रीज्ड फीडिंग, तो वही हाइपोटोनिया होगा ना, उसके बाद ओपिस्थोटोनस हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ठीक है, एक्यूट कर्निक टेरस की। फिर वही सीजर्स, लेथार्जी, डिक्रीज फीडिंग, और जो क्रॉनिक है लाइक बड़ों बच्चों में, ठीक है, तो वहाँ पे अगर बढ़ रहा है लाइक बिलियरी एनकैफ हो रहा है, कर्निक टेरस या बाइंड, ठीक है, तो उसके अंदर बेसल गैंग्लिया मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है, और वो जो क्रॉनिक में उसका नाम है एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरेब्रल पाल्सी, है ना। एक्स्ट्रामिडल इफेक्ट्स में वही कोरिया एथेटोसिस, बस इसका सर्च करना है यूट्यूब पे बाद में या गूगल पे, तो कोरिया एथेटोसिस, SNHL इनेमल का हिपोप्लाजिया एंड अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड गेज पाल्सी, ऊपर के ऊपर ही दिखता रहेगा, अपवर्ड गेज पाल्सी। जो अपन न्यूरोलॉजी पे आते हैं तो 50 मिनट का तो वही 20 मिनट में निपटाना है। तो पैथोफिजियो तो क्या NTD का, ठीक है, कि जो भी अपना न्यूरल पोर होता है वो बंद हो जाता है 4th वीक पे, ठीक है। वो न्यूरल पोर अगर बंद नहीं हो रहा है तो फिर न्यूरल ट्यूब पे डिफेक्ट आएगा, ठीक है। एंटीरियर है तो क्रेनियल वाला, ऊपर वाला ब्रेन और कॉर्डल, मतलब जिस जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, अगर उसका क्लोजर नहीं हुआ है लाइक न्यूरल पोर का पोस्टीरियर साइड पे, तो फिर कॉर्डल NTD हो जाएगा, जो मोस्ट कॉमन है। फिर अपन जो कॉर्डल NTD पे पढ़ रहे हैं, पहला आता है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, ऑकल्टा मतलब हिडन, ठीक है, तो बाहर नहीं दिखेगा, ये हिडन है, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर ऑफ जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च का नॉर्मली फ्यूजन होता है वो इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च का फेलियर, ये फिर गूगल पे देख लेना है, अभी नहीं, सिर्फ रट्टा मारना है। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे स्पाइनल वर्टिब्रल बोन जो है तो इट वुड हैव अ स्प्लिट अपीयरेंस, ठीक है, मतलब वो फ्यूज ही नहीं हुआ जो वर्टिब्रल आर्च था, तो वर्टिब्रल बोन का अपने को स्प्लिट अपीयरेंस दिख रहा है। जो मैनिंगो सील है सिंपल है कि मैनेजेस प्रोट्रूडिंग आउटसाइड एंड फॉर्मिंग अ सील, ठीक है, सील मतलब कैविटी। तो अब जो ये है, ठीक है, मैनिंगो माइलोसील, माइलो मतलब स्पाइनल नर्व की रूट्स, तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व रूट्स भी है, प्रोट्रूजन ऑफ मैनेजेस विद स्पाइनल नर्व रूट्स, और दोनों जो है मैनिंगो माइलोसील, तो दोनों के अंदर स्वेलिंग होगा लंबोसेक्रल एरिया में, ठीक है, पीछे दिख रहा है अपने को। और ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव, मतलब कि जो मैनेजेस है एस दे आर प्रेजेंट इन द सब एरेक्नॉइड रीजन, तो CSF कंटेंट है तो वो ट्रांस इल्यूमिनेशन शो करेगा, ठीक है। वही मेन तो मैनिंगो माइलोसिन की ब्लैडर इंकॉन्टिनेंस, फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू रप्चर, लोअर लिम्ब वीकनेस। लोअर लिम्ब वीकनेस इसलिए हो रही है क्योंकि एंट्रैपमेंट हो गया है वो स्पाइनल नर्व्स का जो लोअर साइड पे प्रेजेंट है, लोअर, तो वो यहाँ पे लोअर लिम्ब पे जाएगी नहीं इतनी नर्व वेसल्स, तो वही लोअर लिम्ब वीकनेस हो गया।
अब जो अपना एनेनकेफेली है तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर तो है ही नहीं है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, ठीक है, ब्रेन टिश्यू नहीं, लेकिन ब्रेन स्टेम है पीछे वाला पार्ट, तो वही ऑटोनॉमिक फंक्शन लाइक हार्ट रेट है, सकिंग कोई रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, बीपी है, वो जो भी है, तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट और ऑटोनॉमिक फंक्शन इज प्रिजर्व, ठीक है, ड्यू टू द इंटैक्ट ब्रेन स्टेम। अब जो अपन पढ़ रहे हैं एनकेफेलोसील क्वेश्चन है, तो वो स्कल में डिफेक्ट है, तो ब्रेन टिश्यू बाहर आके स्वेलिंग हो गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा बैक रीजन पे हो गई एनकेफेलोसील। जो कंबाइंड एंटिटी इट इज कॉल्ड एज क्रेनियो रैकीकाइसिस, ठीक है, क्रेनियो रैकिसकाइसिस, मतलब वो रैकी या रैकिस जो भी है, इसका मीनिंग है अपना ये क्रेनियो मीन्स स्कल, रैकिस या रैकी मीन्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड काइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये हिप्स आर्थ्रिया, फिर वही क्रेनियल एसटीडी जो है, सॉरी क्रेनियल एंटीडी, तो एक तो ये हो गया एनकेफेलोसील, फिर वही कंबाइंड है तो क्रेनियो रैकिसकाइसिस, काइसिस मतलब स्प्लिटिंग है, ठीक है, और क्रेनियो रैकी मतलब स्पाइन, क्रेनियो मतलब स्पाइनल अपना वो स्कल, ठीक है। तो वही 16 वीक्स पे अपन आईओसी यूएसजी कर रहे हैं, और वो एनेनकेफेली बड़ा सा मेजर एक ग्रॉस एनोमेली है, तो 10 to 12 वीक्स पे पता चल जाएगा अपने को। और वही एमनियोटिक फ्लूइड के जो मार्कर है उसमें AFP जो है एमनियोटिक फीटल प्रोटीन, तो वो अपने स्क्रीनिंग पे करते हैं, बाकी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इज़ द बेस्ट मार्कर, ठीक है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में बोले तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस आएगा ये एनटीडीज़ में। और मैनेजमेंट में वही एंटीनेटल में टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी, और प्री कंसेप्शनल पीरियड में अगर लाइक प्रीवियसली अफेक्टेड चाइल्ड था तो फिर माँ को 4000 mcg देना है, 4 mg पर डे। लाइक सपोज एक मदर है, उसको पहले एक बच्चा है जो एनटीडी से सफ़र करता है, तो फिर 4 mg देना है। बाकी प्रिवेंशन के लिए 400 mg देना है फॉलिक एसिड, ठीक है, 0.4 mg। लेकिन अगर प्रीवियस मदर है वो प्रीवियसली अफेक्टेड चाइल्ड, दैन नॉट 0.4, इट वुड बी 4 mg, दैट इज़ 4000 माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। फिर वही फीब्राइल सीजर आ गया, ठीक है, फीवर सीजर, एब्सेंस ऑफ CNS इन्फेक्शन, लाइक देर इज़ नो मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, सिंपल फीब्राइल इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो वही सिंपल फीब्राइल में वही GTCS होना चाहिए, ड्यूरेशन लेस देन 15 मिनट्स होना चाहिए, अगर ये और एक ही एपिसोड होना चाहिए, नॉट मोर देन 1। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ है तो इट वुड बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स और एटिपिकल फीब्राइल सीजर्स। फिर जो अपन फीब्राइल सीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फीब्राइल सीजर्स में जो भी ट्रीटमेंट है, तो पहले तो फीवर को ट्रीटमेंट कर लो पायरेटिक्स और टैपेट स्पॉन्जिंग से। फिर वो जो सीजर्स का ट्रीटमेंट है, तो वही अगर सीजर कोई भी तरीके से 5 मिनट से ज़्यादा है तो बेंजोडाइजेपिन देना IV, ठीक है, 1 डोज दिया ठीक नहीं हो तो 2 डोज दिया, अगर 2 डोज ये फर्स्ट लाइन DOC है, अगर ये भी ठीक नहीं हो तो उसको फिर पहला IV दिया बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, तो पर रेक्टल दे दो। लाइक जो अल्टरनेटिव्स है, लाइक सपोज डाइजेपाम, मिडाजोलम, इंट्रानेजल दिया, ठीक है, इफ IV लाइन कांट बी सिक्योर तो पर रेक्टल डाइजेपाम एज अ सपोजिटरी और मिडाजोलम इंट्रानेजल। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो फॉस्फेनेटन, वाल्प्रोएट, लेविटिरासिटाम, ठीक है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं है, नाउ दैट वुड बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी सीजर, ठीक है। तो 4 ड्रग्स देनी, कंटिन्यूस IV में देना है, थायोपेंटल या तो फिर 4 मतलब कोई भी एक 4 में से, थायोपेंटल, मिडास, फिनो और प्रोपोफॉल। EEG मॉनिटरिंग साथ साथ में करना है। फिर वो अगर सीजर्स का रिकरेंस रेट क्या अप टू 5 years, ठीक है, कि रिकरेंस ऑफ सीजर्स, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या कि भाई वापस सीजर आ सकता है, तो जो मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है, सो दैट इज़ एज लेस देन 1 year, ड्यूरेशन ऑफ फीवर लेस देन 24 hours, फीवर 30 to 39, ठीक है, मतलब कि अगर ये मेजर ये जो चीज़ें हैं, ये एज और ये सब, तो भाई रिस्क फैक्टर है कि भाई ये सब मेजर रिस्क फैक्टर है कि वापस सीजर्स होंगे ही होंगे, ठीक है, रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंस। और वो मेजर रिस्क फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो अपने को ओरल क्लोबासम देना है PCM के साथ फॉर फर्स्ट 48 to 72 hours ऑफ फीवर। दिस इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस। लाइक सपोज किसी को बुखार आ रहा है कोई भी मेजर फैक्टर प्रेजेंट है और किसी को बुखार आ रहा है, ठीक है, तो अब वो बुखार से उसको बाद में अगर दूसरी बार ना हो जाए उसको, ठीक है, सीजर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोफाइलैक्सिस। तो उसके अंदर अपन क्लोबाजाम विद PCM देंगे, ठीक है, क्लोबाजाम। और माइनर कैटेगरी में याद रखना है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ फीब्राइल सीजर्स और एपिलेप्सी इज़ अ माइनर और मेजर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फीब्राइल सीजर और लोअर सीरम सोडियम, ठीक है, तो ये लग रहे हैं मेजर वाले पर तीनों के तीनों माइनर है। फिर वो एक इंसिडेंस ऑफ रिकरेंस, ठीक है, तो लाइक फर्स्ट एपिसोड जो है, ठीक है, मतलब तो फिर उसका 30% है, ठीक है, अगर एक ही एपिसोड आया तो 30% होगा। एज लेस देन 1 year एट फर्स्ट एपिसोड या मोर देन 2 एपिसोड तो 50%। सिर्फ नॉर्मल एक एपिसोड आया तो 30% चांस है वापस सबको रिकरेंस होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड है या फर्स्ट एपिसोड 1 साल के पहले आ गया सीजर का, तो फिर 50% चांस है कि वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट एपिलेप्सी, मतलब कि क्या, सॉरी, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट एपिलेप्सी, तो उसके अंदर वही रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, और कितना रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन पे, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, कि भाई लो रिस्क वाला एपिलेप्सी हाई रिस्क वाला एपिलेप्सी में कन्वर्ट होगा। तो सपोज जितने फिब्राइल सीजर्स हैं उसके अंदर लाइक सिंपल फिब्राइल और रिकरेंट फिब्राइल, ठीक है,
तो ये लो रिस्क वाले 1% और 4% ही चांस है कि भाई एपिलेप्सी में बड़े होके जाएगा पेशेंट, ठीक है, सिंपल और रिकरेंट। फिर वही अगर कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है, ठीक है, और न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, तो 6, 18, 33%, और ये सब हाई रिस्क में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना है, ईईजी करना है, ब्रेन एमआरआई करना है, ठीक है, लेकिन विदाउट कॉन्ट्रास्ट, विदाउट। तो एक चीज़ याद रखने की, जो कि ये कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स और जो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है, तो ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में तो हाई आता है, मतलब कि एपिलेप्सी में हो सकता है, लेकिन अगर फॉर रिकरेंस ऑफ सिर्फ सीजर पूछा तो ये माइनर रिस्क फैक्टर में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है कि कॉम्प्लेक्स है तो एपिलेप्सी में जाएगा, लेकिन वैसे माइनर फैक्टर है। अब सपोज अपन को जानना है कि भाई ये जो सीजर आ रही है ड्यू टू मेनिंजाइटिस हो रहा है कि खुद से ही हो रहा है, ठीक है, सीजर से, तो ये पता लगाना ऐसे इंडिविजुअली तो मुश्किल है। तो अपन फिर भी लंबार पंचर करेंगे फेब्राइल सीजर के अंदर कि भाई मेनिंजाइटिस है कि नहीं, तो क्या क्या इंडिकेशन की लंबार पंचर करेंगे। तो वही एज लेस देन 6 मंथ, अनइम्यूनाइज चाइल्ड है, ठीक है, लाइक नॉट फॉर द, मतलब अनइम्यूनाइज्ड है फॉर जो मेजर जो है लाइक स्ट्रेप्टो और हीमोफाइलस है, ठीक है, नेजेरिया वॉटेवर। तो 6 to 12 मंथ्स की एज वाले जो अनइम्यूनाइज्ड है उनके लिए, फिर जिन्होंने एंटीबायोटिक्स के साथ प्री ट्रीटेड है, ठीक है, और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस अगर फॉर एनी एज। फिर अलग से 3 टाइप के अदर सीजर्स हैं, ठीक है, सीजर्स। तो एब्सेंस है, एब्सेंस के अंदर वो फीमेल मोर देन मेल है और हाइपर वेंटिलेशन से हो रहा है, ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली होगा। और यही है कि इसमें ईईजी पे 3 हर्ट्ज का स्पाइक एंड वेव पैटर्न दिखेगा। वाल्प्रोइड डीओसी है, ठीक है, इथोसक्सीमाइड दे सकते हैं। फिर एक आता है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, डेट इज जान्स सिंड्रोम, ठीक है, जैन्स, मतलब जैन्स नाम एकदम ऐसा एडोलेसेंट टाइप लग रहा है, कूल नेम है, तो वही एडोलेसेंट में होगा। फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है, और 4 to 6 हर्ट्ज का पॉलीस्पाइक वेव दिखेगा अपने को, ठीक है। पहले 3 हर्ट्ज था, यहाँ पे 4 आ गया, 4 to 6, और पॉली स्पाइक यहाँ पे भी डीओसी सेम है, वाल्प्रोइड। और वेस्ट सिंड्रोम जो आता है, ठीक है, या इन्फेंटाइल स्पाज्म, ठीक है, तो इन्फेंटाइल आ गया तो वही लेस देन 1 ईयर आ गया, ठीक है, वेस्ट में ज़्यादा होता है ये, ऐसे बस नाम याद करने के लिए। और जैक नाइफ सीजर, तो जैक नाइफ एकदम वहाँ पे वेस्ट नाम है ये, ठीक है। तो जैक नाइफ सीजर है, मतलब कि सडन जर्की मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। और सलाम स्पेल्स, ठीक है, स्पाज्म ऑफ द नेक मसल्स, जो फ्लेक्सर्स है नेक की, ठीक है, तो उनमें सलाम स्पेल्स होगा। और ये डेवलपमेंटल रिग्रेशन है, जो पहले के एक्वायर्ड जो थे माइलस्टोन्स दैट वुड बी लॉस्ट। और इसके अंदर ईईजी पे दिखेगा अपने को हिप्स अरिथमिया, ठीक है, हिप्स अरिथमिया मतलब कि हाई वोल्टेज स्पाइक्स इन द केओटिक दैट इज इरेगुलर बैकग्राउंड होगा ईईजी का, ठीक है। और वो इंजेक्टेबल अपन ACTH देंगे डीओसी में, और विगाबाट्रिन देंगे डीओसी इफ एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ठीक है, मोस्ट ये एक न्यूरोक्यूटेनस डिसऑर्डर है, तो विगाबाट्रिन देंगे, विगाबैट्रिन। बाकी तो डीओसी इंजेक्टेबल ACTH। फिर ये अपना मेनिंजाइटिस में किस जो साइंस है, देखिए 3 साइन है, लाइक न्यूकल रिजिडिटी की नेक स्टिफनेस है, तो पेशेंट अड़ने ही नहीं देगा, ठीक है। और ये जो यंग इन्फेंट्स हैं, मतलब यंग चिल्ड्रन, मतलब कि स्पेशली जो इन्फेंट है उनके अंदर नहीं होता, ये अनकॉमन है, सब में नहीं होगा ये। और ब्रूजिन्स की साइन क्या है कि जब अपन नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इसका जो हिप्स और ये है दोनों फ्लेक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ नेक वुड कॉज फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नीज बोथ, ठीक है। फिर कर्निक साइन, तो ये तो ब्रूजिन्स की हो गया, ठीक है। सिर्फ नेक स्टिफनेस इज न्यूकल रिजिडिटी। कर्निक साइन क्या हो रहा है कि जैसे अपन पैर को उठा रहे हैं, लाइक सपोज हिप को फ्लेक्स किया अपन ने, पहले हिप को फ्लेक्स किया, फिर जैसे नेक अपन पहले हिप को फ्लेक्स किया, फिर जैसे नी को अपन उठा रहे हैं ऊपर सीधा, जैसे मेरे को जो स्ट्रेचिंग करवाते थे इरफान भाई, तो वैसे जब नी पहले फ्लेक्स किया मैंने, मेरे हिप्स फ्लेक्स किए, ठीक है, फिर जैसे मैंने नी को ऊपर किया, मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, तो मेरे बैक में पेन होगा, तो पेन इन द बैक व्हेन एक्सटेंडिंग द नी व्हाइल द हिप इज फ्लेक्स्ड, दैट इज कॉल्ड एज कर्निक्स साइन। यंग चिल्ड्रन में क्या होगा, मेनिंजाइटिस का जो सिम्टम्स है, तो ये इरिटेबिलिटी, मतलब ये 3 तो नहीं दिख रहा अपने को, जो ये अपने साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन है। तो अपने को दूसरे फीचर्स में इरिटेबिलिटी, बल्जिंग फोंटानेल ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन, और पुअर फीडिंग दिखेगा, ठीक है, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री होगी। और वो इटियोलॉजी याद रखना है अपने को, ठीक है, कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ओवरऑल मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बच्चों में, मतलब पीडियाट्रिक्स में, ठीक है, बच्चों वाले में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ई कोलाई नियोनेट्स में 1 साल भी नहीं, 28 दिन के पहले पहले ई कोलाई, ठीक है, मोस्ट कॉमनली तो बैक्टीरिया ही होगा, ठीक है। फिर अगर वायरस की बात करें तो वायरस वाले मोस्टली मेनिंजाइटिस नहीं, वो मेनिंगो एनकेफेलाइटिस करवाते हैं, ठीक है, तो वही उसके अंदर JE इज़ द मोस्ट कॉमन वायरस, ठीक है। तो वैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मोर कॉमन देन वायरल। बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ई कोलाई, और वायरल में अपना ये आ गया मेनिंगो एनकेफेलाइटिस वाला JE, ठीक है। फिर CSF एनालिसिस करेंगे लंबर पंचर करके, IUC है, तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर हाइपोग्लाइकोरेकिया दिखेगा, ये बस वर्ड याद रखना है कि लो शुगर इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइकोरेकिया। वो ये कि जब ट्रीटमेंट अपना हो जाए, ठीक है, तो पोस्ट ट्रीटमेंट अपने को फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बेरा करना है, क्योंकि SNSL इज़ द मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस एनकेफेलाइटिस, ठीक है। तो भाई बच्चा को ये वो ठीक हो गया मेनिंजाइटिस से, तो अपने को बाद में इन्वेस्टिगेशन में बेरा करवाना है,
ठीक है, ब्रेन इवोक्ड शायद कुछ भी रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जो भी है, क्योंकि बहुत चांस है कि SNSL होगा बच्चे को। ठीक है, तो अपन वही ट्रीटमेंट में क्या देंगे, अब तो 3rd जनरेशन केफेलोस्पोरिन्स, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन्स है ना। फिर वही केफेलोस्पोरिन और साथ में वैंकोमाइसिन दिया, क्योंकि आजकल रेजिस्टेंस भी हो रहा है 3rd जनरेशन में। ठीक है, और मेरोपेनम दिया इफ एलर्जिक टू केफेलोस्पोरिन, मेरोपेनम, ये 2 वीक तक चलेगा। और साथ में एडजंक्टिव थेरेपी टू द एंटीबायोटिक थेरेपी विच इज़ द स्टीरॉयड थेरेपी। ठीक है, डेक्सामेथासोन IV है, दोनों IV है। ये डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेशन कम कराएगा, और जो इंसिडेंस ऑफ SNHL है विच इज़ द मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस, ये भी बहुत ड्रास्टिकली कम कराएगा। वही स्पेशल सिचुएशंस में आते हैं, तो ये इम्यूनो डेफिशिएंट चाइल्ड है अगर, और प्लस इसको बच्चे को T लिम्फोसाइट डेफिशिएंसी है, ठीक है, बच्चा छोटा है, तो वही कॉज होगा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स, और इट इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू एम्पीसिलिन, तो एम्पीसिलिन देंगे अपन, ठीक है, लिस्टेरिया के लिए। और वही C5 to C8 मैक वाला जो था, तो मेनिंजाइटिस आ गया, 3rd जनरेशन केफेलोस्पोरिन्स दे रहे मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर अपना वही CSF लीक्स है अगर, ठीक है, तो फिर स्टेप निमोनिया आ गया। और अगर शंट एसोसिएटेड मेनिंजाइटिस है, सपोज लाइक ये कैसे पता चलेगा, तो अपन लंबर पंचर करते तो उसकी जगह जो शंट जो है वहाँ से अपन निकाला, लाइक मोस्ट कॉमन जो अपन VP शंट करते हैं कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो शंट टैपिंग करेंगे अपन, शंट में से जो अपन निकाल रहे सैंपल, तो उसके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ वो होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का कल्चर, कंपेयर टू वही अपन अगर लंबर से निकाल रहे। इसका मतलब ये कि शंट एसोसिएटेड ही है मेनिंजाइटिस, तो इसका कॉज है कॉन्स, ठीक है, स्टेफ एपिडर्मिडिस। फिर वही सेरेब्रल पाल्सी, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ GDD। ठीक है, और वही कोई भी मतलब इंसल्ट हो रहा है मेनली ब्रेन को, लाइक हाइपोक्सिया हो रहा है, कुछ भी कम हो रहा है, लाइक प्री पेरी पोस्ट नेटल, तो वो होगा मेन क्या क्या, वही होगा कि भाई लो IQ है, ठीक है, या सीजर में हो जाएगा, विजन हियरिंग डिफेक्ट हो गया, सब होगा CP वाले पेशेंट को। ईटियोलॉजी में वही जो है एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिया, इस्केमिया, ठीक है। और 3 टाइप है इसके। स्पास्टिक इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, कौन सा वाला, लेकिन स्पास्टिक में भी एक होगा क्वाड्रिप्लेजिया, तो याद रखना क्वाड्रिप्लेजिया जो खतरनाक है वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, बाकी सब डिजीज़ में ऐसा होता है ना कि जो बहुत खतरनाक होता है वो रेयर होता है, यहाँ पे उल्टा है, क्वाड्रिप्लेजिया ज़्यादा कॉमन है, डाइप्लेजिया बाद में आता है, फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल के अंदर वही कोरिया एथेटोसिस आ गया, जो अपना अभी वो बिलीरुबिन कुछ उसमें पढ़ा था अपने जॉन्डिस वाले में, बिलियरी एनकेफेलोपैथी में। ठीक है, तो ये वही है कि बेसिकली एंगुलर लीजन्स है। पेज नंबर 33 पे देखो, क्रॉनिक बिलीरुबिन एनकेफेलोपैथी। ठीक है, और जो क्वाड्रिप्लेजिया है, चारों लिम्ब गए, ठीक है, वही टर्म न्यूनेट्स में हो रहा है। और वही कि MRI में 2 फाइंडिंग है, याद रखना क्वेश्चन है, पैरासेजाइटल इन्फार्क्ट और मल्टीसिस्टिक एनकेफेलोमलेशिया, एनकेफेलोमेसिया या मशेया जो भी है, मल्टीसिस्टिक एनकेफेलोमेशिया। तो वही कि मल्टीसिस्टिक एनकेफेलोमलाशिया, पैरासेजाइटल इन्फार्क्ट है, ठीक है, चारों लिम्ब गए, स्पास्टिसिटी है। डाइप्लेजिया में वही कि सीजरिंग गेट है, जो लोअर लिम्ब है उसकी टोन बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा कि एकदम क्रॉस्ड लेग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेरी वेंट्रिकुलर, लाइक वेंट्रिकल्स के सराउंडिंग में जो ल्यूकोमलाशिया होगा, वाइट मैटर इज अफेक्टेड। और बर्थ एस्फिक्सिया इन प्रीटर्म न्यूनेट्स, तो पहला टर्म में हो रहा है, ठीक है, टर्म में, यहाँ पे प्रीटर्म न्यूनेट्स में हो रहा है। ठीक है, फिर वही DMD पे आते हैं अपन, तो वही एक्सलिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये कि मेल फैमिली में होगा। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जीन है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, तो जो हिप और जो नी में, सॉरी, हिप और अपना शोल्डर, ये प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, तो ये कि वीक है, तो इनसे अपन जब उठते हैं बच्चे में, तो बच्चा उठ नहीं पाता, तो वो डिस्टल मसल्स जो हैं जिसमें नॉर्मल टोन है, लाइक फुट है, फिंगर्स है, तो हाथ का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उठने के लिए, है ना। और फिर जैसे उसको उठना होगा तो हिप काम करेगा नहीं, ठीक है, हिप के फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स जो भी है, तो फिर वो हाथ का और फिर पैर का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोवर साइन। और यहाँ पे सूडो हाइपरट्रॉफी हो गई कि भाई टोन तो एकदम कम है, ठीक है, मतलब टोन तो नहीं, लेकिन एबनॉर्मल बल्कीनेस है मसल का, ठीक है, इन द टंग मसल, काफ मसल, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी पावर बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे एक मसल नहीं है, वो वहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड ए सूडो हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो वो एक्चुअली वीक है। और वो इन्वेस्टिगेशन में तो CPK आ गया, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, मसल बायोप्सी डायग्नोस्टिक है, जिसके अंदर एट्रोफी, फाइब्रोफैटी टिश्यू दिखेगा, IHC कर दिया डिस्ट्रोफिन का, और एक MLPA कर दिया, विच इज़ टू लुक फॉर जीन डिफेक्ट। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रोफिन जीन जो खराब है उसके अंदर अपन जीन का ही एबनॉर्मलिटीज़ के लिए अपन MLPA करेंगे। ठीक है, और फिर वही कि लो IQ है, स्कोलियोसिस है, तो वही एम्बुलेशन चला जाएगा, तो व्हील चेयर पर ही रहेगा टीनेज ईयर्स में, 3rd डिकेड में मर गया। मोस्ट कॉमन कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर है, इनसफिशिएंसी, और वही कि डिलेड वॉकिंग है, स्टार्ट्स वॉकिंग आफ्टर 2 to 3 years, दैट इज़ डिलेड मोटर माइलस्टोन्स, है ना। और डिफिकल्ट इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजिशन, एलिसिटेड बाय गोवर साइन। वो अभी सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स पे आता है, तो अपने को 30 मिनट्स में ही निपटाना, ठीक है, कंडेंस्ड वर्जन। तो वही लेरिंगोमलेशिया, तो वही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्राइडर इन इन्फेंट, मतलब बच्चों में जो नॉइजी ब्रीदिंग हो रही स्ट्राइडर, ठीक है, तो वो लेरिंगोमलेशिया है। और वही मोस्ट ओवरऑल भी वैसे भी मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एलोमेनी
मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली ऑफ लैरिंग्स भी लैरिंगोमालिस है, ठीक है। तो हिस्ट्री होगा कि भाई स्ट्राइडर है, नॉइजी ब्रीदिंग है, एंड दैट टू इंटरमिटेंट स्ट्राइडर, लाइक मदर वुड कंप्लेन कि भाई इंटरमिटेंट स्ट्राइडर हो रहा है, बच्चे में आवाज़ कर रहा है सिंस बर्थ विद द पोस्चुरल वेरिएशन, ठीक है। लाइक जैसे प्रोन में डालते हैं तो स्ट्राइडर खत्म हो जाता है, सुपाइन में रहता है। बेसिकली लैरिंगोमालिस कुछ नहीं, बस वो लेक्सिटी है जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, ठीक है, जिसमें चेंज आएगा ऑन दिस पोस्चर वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन इन द पोस्चर, दैट इज पोस्चरल वेरिएशन। जब लैरिंगोस्कोपी कर रहे हैं तो अपने को फ्लॉपी शेपेड एपिग्लॉटिस या फ्लॉपी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है, फ्लॉपी, तो ओमेगा शेपेड हो गया वो एपिग्लॉटिस। अपन अपर एयरवे इन्फेक्शन पे आते हैं तो एक होता है एक्यूट एपिग्लॉटिटिस, एक होता है क्रूप का नाम है ALTB, ठीक है, एक्यूट लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। और ये एपिग्लॉटिटिस जो है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि वही बैक्टीरियल 3 to 6 और H इन्फ्लुएंजा टाइप भी, तो टॉक्सिक अपीयरेंस है बच्चे में, ठीक है, एंशियस होगा, और वही पार्शल उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, एपिग्लॉटिटिस है, तो ये कंटिन्यूस ड्रूलिंग होगा, रैपिडली प्रोग्रेसिव है, लाइक धीरे धीरे ऐसा हिस्ट्री होगा पेशेंट का कि भाई आज ही आया और फीवर है, ठीक है, स्ट्राइडर है, लाइक सोर थ्रोट है, 6-7 घंटे या थोड़े टाइम में उसको एकदम सीवियरली पूरे पार्शल या पार्शल से सीधा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो सांस नहीं ले पा रहा, ये वो, ठीक है, वो सब आएगा, रैपिडली प्रोग्रेसिव। और ट्राईपॉड पोजीशन होगा, तो उसका मतलब यही है कि ट्राईपॉड पोजीशन मतलब वो सही से उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, ठीक है, ड्यू टू पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन। तो आगे थोड़ा झुकेगा, ठीक है, उसका हेड और नेक जो भी है, स्टमक या एब्डोमेन थोड़ा सा फॉरवर्ड होगा और सपोर्ट रहेगा, लेग्स जो उसके हाथ है वो नीचे रहेंगे ज़मीन पे, दैट इज़ ट्राईपॉड पोजीशन। कोई ट्रीटमेंट में से एयरवे मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले एयरवे सिक्योर करना है बाय डूइंग एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन और कोई भी ट्रैकियोस्टॉमी, नॉट ट्रैकियोस्टॉमी, तो ट्रैकियोटॉमी हो सकता है, ठीक है। और वही 3rd जनरेशन केफेलोस्पोरिन दे दिया अपन ने। जो ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बच्चा है, पैरा इन्फ्लुएंजा तो वायरस है, तो और यहाँ पे ग्रेजुअल ऑनसेट है, ठीक है, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और क्रूपी कफ है, वहाँ पे कफ नहीं था एपिग्लॉटिटिस में, यहाँ पे कफ है, क्रूपी कफ, इसलिए नाम ही क्रूप है। बच्चा सही है, वेल लुकिंग है, ठीक है, और वही लो ग्रेड फीवर भी वायरल है, स्ट्राइडर भी होगा लेकिन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है। और यहाँ पे स्टीपल साइन दिखेगा, जैसे चर्च में जो ऊपर का तरफ का स्टीपल होता है, ठीक है, तो स्टीपल साइन है, दैट शोज़ कि जो लैरिंग्स है दैट इज़ नैरोड, ठीक है। जो ग्रुप है, ठीक है, स्टीपल साइन हो गया, डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टीरॉयड दे रहे हैं, एक्यूट एपिग्लॉटिटिस में अपन सिर्फ एंटीबायोटिक दे रहे थे, तो ग्रुप के अंदर वही इन्फ्लेमेशन कम करेगा अपर पार्ट में। और जो अपन रेसिबिक एपिनेफ्रिन नेबुलाइजेशन दे रहे हैं तो ये क्या वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, तो ईडिमा कम करेगा। और मॉडरेट टू सीवियर ग्रुप जो है, ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर जो है, तो उसके अंदर अपन रिट्रैक्शन, मॉडरेट टू सीवियर का मतलब ये कि SpO2 कम हो रहा है, रिट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों के अंदर ये सब कंडीशन में रेसिमिक एपिनेफ्रिन नेबुलाइजेशन दे रहे हैं। लोअर एयरवे पे अपन वही एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस पे आते हैं, तो वही वीजिंग होगा, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में वीजिंग हो रहा है, ठीक है, और फॉलोइंग URTI, ठीक है, लेस देन 2 ईयर में हो रहा है, विंटर में होता है, मोस्ट कॉमनली RSV है, तो वही पहले बायलेटरल वीज हो रहा है, ठीक है, फिर पहले URTI होगा, लाइक कफ के सिम्टम्स होंगे, फिर धीरे धीरे LRTI आएगा, दैट इज एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है, LRTI, और फीवर होगा। यहाँ पे एक्सरे में क्या किया, बायलेटरल हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, वही कि ब्रोंकियोलाइटिस से इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब कि एक भी एयर अंदर तो आ रहा है लेकिन एयर बाहर नहीं जा पा रहा, दैट इज कॉल्ड एज एयर ट्रैपिंग इफेक्ट, ठीक है, अंदर आ रहा है बाहर नहीं जा पा रहा। फिर वही अपने इसमें वही निमोनिया पे आते हैं, ठीक है, तो वही अंडर 5 मोर्टेलिटी का कॉज करता है, ये LRTI है, ठीक है, बैक्टीरियल इटियोलॉजी मोर देन वायरल, स्टेप निमोनिया है, RSV मोस्ट कॉमन है, अपॉर्चुनिस्टिक HIV इन्फेक्शन निमोसिस जेरो वैसे मोस्ट कॉमन इन HIV पॉजिटिव चिल्ड्रन। फिर अपने IMNCI गाइडलाइन दी पूरी है जो कम्युनिटी लेवल पर, ठीक है, पेरिफेरल जो ट्रीटमेंट होता है निमोनिया का उसके लिए, ठीक है, नो निमोनिया, निमोनिया सीवियर निमोनिया, तो वही होम मैनेजमेंट याद रखना है। और वही कि नो निमोनिया तो मतलब सिर्फ फीवर कफ या कोल्ड है, अगर फास्ट ब्रीथिंग भी हो गया, ठीक है, या चेस्ट ड्राइंग है, मेन तो फास्ट ब्रीथिंग है तो निमोनिया हो गया। और सीवियर निमोनिया मतलब कि डेंजर साइन प्रेजेंट है, ठीक है, लेथार्जी और कन्वल्शन। और फास्ट ब्रीथिंग के जो रेस्पिरेटरी रेट्स हैं वो याद रखना है कि लेस देन 2 मंथ तो मोर देन 60-50-40, ठीक है, 60-50-40, तो 2 मंथ टू 12 मंथ और फिर मोर देन 12 मंथ में 40। एक चीज़ याद रखने की, नो और निमोनिया, ठीक है, नो निमोनिया दोनों के अंदर होम मैनेजमेंट ही है, ठीक है। पहले में पैरासीटामोल, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ एक ओरल एमॉक्सिसिलिन देना है 5 दिन के लिए, अगर वही चेस्ट ड्राइंग है, SpO2 नॉर्मल है, मतलब निमोनिया। सीवियर के अंदर SpO2 डाउन हो रहा है, डेंजर साइन है, ठीक है, पुअरली फीडिंग है, फीडिंग नहीं ले रहा है, डेंजर साइन है, ठीक है, कन्वल्जन साइनोसिस है, ठीक है, ब्लूइश कलर अपीयरेंस, तो इसमें अपन को टर्शरी केयर में भेजना है, ठीक है, इमीडिएट हायर रेफरल, ठीक है, और वही फर्स्ट डोज ऑफ IV एंटीबायोटिक, तो वही निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया ही होता है, स्ट्रेप निमोनिया, ठीक है, तो वही एंटीबायोटिक देंगे एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। और वही कि जो एडिशनल गाइडलाइंस है कुछ, तो वही अगर वीजिंग प्रेजेंट है तो ब्रोंकोडायलेटर दे दिए 5 दिन के लिए, कफ मोर देन 14 डेज है तो वही TB का चेक करेंगे अपन, ठीक है। और जो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन है, ठीक
ठीक है। तो वही यंग चाइल्ड में है क्योंकि एकदम इन्फेंट में भी नहीं हो रहा, बच्चा जब कुछ उठा पाएगा खाएगा तो वही लेस देन 4 ईयर है। राइट ब्रोंकस है, ठीक है। सडनली कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, वही मोनोफोनिक यूनिलेटरल वीज है, ठीक है। यूनिलेटरल है क्योंकि राइट ब्रोंकस में क्या मोनोफोनिक है, सिंगल साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। सिंगल साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन तो फिर मोनोफोनिक। और अगर पॉलीफोनिक होगा, लाइक पॉलीफोनिक ज़्यादा वॉइसेस आ रही है मतलब कि एस्थमा है, ठीक है। और एक्सरे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, लाइक अगर एक्सरे में ऑब्स्ट्रक्शन जो है फॉरेन बॉडी का, जैसे वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट है मतलब कि पूरे ऑक्लूजन में ब्लॉकेज है, ठीक है, तो फिर एटेलेक्टेसिस होगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, लंग फील्ड का एटेलेक्टेसिस, ठीक है। और अगर पार्शल है तो वही पार्शल में जैसे अपने को एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस में था, ठीक है, कि वही बायोलेटरल हाइपर इन्फ्लेशन था। यहाँ पे मतलब यूनिलेटरल हाइपर इन्फ्लेशन या जो भी हाइपर इन्फ्लेशन होगा एयर ट्रैपिंग की वजह से, कि अंदर आ रही है बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। और वही कि रिजिड ब्रोंकोस्कोप से अपने को निकालना है इसको। फिर वही एस्थमा में आता है तो वही FeV1/FeC रेशियो कम होगा। ये सब अपने को डिटेल में जब फिजियोलॉजी पढ़नी है फर्स्ट ईयर की, ठीक है, कि FeV क्या है, FeC लंग कैपेसिटी वॉल्यूम वो सब, ठीक है। तो FeV1 फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बाय फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। फिर जो अपन इनहेल्ड जब बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं तो 12% इंप्रूवमेंट हो रहा है FeV1 में, ठीक है। और डायनल वेरिएशन दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट में या FeV1 में, ठीक है, जो 20% से ज़्यादा इंप्रूव होगा। एक्सरसाइज चैलेंज में भी 15% कम होगा FeV1 के अंदर, ठीक है। वही जो डायनल वेरिएशन है या तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट में या फिर FeV1 में, ठीक है। डे टू डे या जो भी अपना AM PM का वेरिएशन है, ठीक है। लाइक रात को ज़्यादा होगा ट्रिगर, सुबह को होगा तो वो ज़्यादा डिफरेंस होगा 20%। सपोज एक्सरसाइज कर रहे तो ऑफकोर्स अस्थमा वुड बी एक्सेसरबेटेड, ठीक है। तो ख़राब ही होगा कंडीशन, तो वही मोर देन 15% FeV1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो FeV1 हर जगह आ रहा है, तो क्या है कि FeV1 लेस कहाँ पे हो रहा है, तो रेशियो में कम हो रहा है, ठीक है, FeV1/FeC। फिर एक्सरसाइज चैलेंज में कम हो रहा है, ठीक है। और बाकी इंप्रूवमेंट दिख रहा है अपने को, ठीक है। मतलब डायनल वेरिएशन भी PEFR FeV1 में ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सब जगह ज़्यादा मतलब 2 जगह ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ पे, तो एक तो FeV1 ज़्यादा वेरिएशन है, दिस इज़ नॉट अबाउट कि FeV1 ज़्यादा बढ़ रहा है, बट वेरिएशन ज़्यादा है। और एक जगह जहाँ पे सिर्फ FeV1 इंप्रूव हो रहा है 12%, दैट इज़ अपना रिस्पॉन्स टू इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। तो 2 जगह ज़्यादा है, 2 जगह कम है, एक रेशियो में कम है, एक एक्सरसाइज चैलेंज में कम है।